ओके, डिडक्शन पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में, तो हमने एक सेक्शन पढ़ लिया था 80C। ठीक है, आई होप आपने घर जाके पढ़ा होगा इसे। आगे आ जाइए सर। डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स। कुछ पेंशन फंड है जिनमें आपको अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है तो आपको डिडक्शन मिल जाती है। कौन से फंड है ये? एन्युटी फंड्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, किसको मिलेगी सर? सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगी, ध्यान रहे, ओनली इंडिविजुअल, चाहे वो रेजिडेंट है, चाहे नॉन रेजिडेंट है, चाहे इंडिया का सिटीजन है, चाहे इंडिया का सिटीजन नहीं है। ठीक है, इफ असेसी डिपॉजिट ए सम अंडर एन एन्युटी प्लान of life insurance corporation या any other insurer for receiving pension from the fund। ठीक है, मतलब आपने एक फंड में पैसा लगा दिया और जब आप बूढ़े हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो आपको उससे कुछ एन्युटी मिलने लग जाएगी, कुछ पैसा एज ए पेंशन के रूप में मिलने लग जाएगा। ठीक है, ओके, आगे आ जाइए। कितना पैसा डिपॉजिट किया? जितना भी आपने डिपॉजिट किया वो आप कर सकते हैं। मैक्सिमम 1.5 लाख की हम छूट देंगे, तो जितना आप डिपॉजिट करोगे वो या 1.5 लाख रुपए, दोनों में जो भी कम होगा उतने की रिडक्शन आपको मिल जाएगी। राइट, ओके, आगे लिखा है सर, इफ एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सच पेंशन फंड इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट इन द हैंड ऑफ असेसी और नॉमिनी। अगर एसएससी को मिलता है तो एसएससी के लिए टैक्सेबल है, और एसएससी को कुछ हो जाता है और नॉमिनी को कुछ पैसा मिलता है तो नॉमिनी के लिए टैक्सेबल है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं बनता। ठीक है, सेक्शन सारे आपको याद होने चाहिए इस चैप्टर के, किसी भी सेक्शन में आप लूप होल नहीं रखेंगे। ठीक है, दिस वन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन, तो इसको आप बड़ा ध्यान से समझिएगा। ये एनपीएस से है, डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन इन सर्टेन पेंशन स्कीम, जिसको नोटिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये किसको मिलती है सर? सर ये इंडिविजुअल को मिलती है। अब वो एम्प्लॉयड हो सकता है या सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है। एम्प्लॉयड का मतलब जो नौकरी कर रहा है, और सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब जिसका खुद का बिजनेस या व्यापार है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये टेबल जो मैंने बनाई है इसको बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले हमने सेक्शन कवर किया है 80CCD1। 80CCD1 का मतलब है एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन। 80CCD का 1 है एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन, और 80CCD2 का मतलब है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, समझ गए? यस सर। अब 80CCD1 में जब एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात आती है तो एम्प्लॉय सैलरीड है तो भी खुद लगा सकता है, और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी खुद लगा सकता है। राइट, बोलिए यस और नो? यस। तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आप क्या हैं? सैलरीड एम्प्लॉय हैं, और आपने इस फंड में पैसा लगाया, तो जितना अमाउंट आपने लगाया वो या 10% ऑफ सैलरी, दोनों में जो भी कम हो। मैक्सिमम लिखने का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी भी चीज के आगे मैक्सिमम जोड़ देते हैं, दैट मींस व्हिचएवर इज लेस। ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो अमाउंट पेड और 10% ऑफ सैलरी, whichever is less, क्योंकि आपको एक हैबिट होगी ना whichever is less याद करने की, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैंने वर्ड का इस्तेमाल किया है मैक्सिमम। ठीक है, अभी सब आ जाएगा, अभी सब आ जाएगा हेमंत जी, सब आ जाएगा। आगे आ जाइए सर, कि अगर हम सैलरीड नहीं है सर, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो जितना अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट किया वो, और 20% ऑफ जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, क्योंकि आपकी सैलरी तो है नहीं, आपकी तो क्या है? जीटीआई है, तो जीटीआई का 20% ले लीजिए। सर 20 क्यों? इसको 10, इसको 20 क्यों? वो इसलिए कि इसको 10% तो मिलता है खुद के कंट्रीब्यूशन के लिए, और 10% मिलता है बॉस के कंट्रीब्यूशन के लिए, तो ओवरऑल इसको भी 20 मिल जाता है, तो इसलिए उन्हें भी 20% ऑफ जीटीआई दिया गया है। राइट, ओके। 80CCD2 में सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय की बात होगी, क्योंकि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? सैलरीड एम्प्लॉय में होगा। अमाउंट जितना कंट्रीब्यूट किया गया है वो, और 10% ऑफ सैलरी, दोनों में जो भी कम हो उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान रहे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं आप, तो 10% की जगह 14% ऑफ सैलरी लिया जाएगा। ये लास्ट ईयर चेंज हुआ था। ओके, ठीक है। सैलरी का मतलब आप देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है, लिख के दिया है, बेसिक सैलरी प्लस डीए कंडीशनल।
बेसिक सैलरी प्लस डीए कंडीशनल लेके चलना है आप, ठीक है। सैलरी मींस बेसिक सैलरी और डीए कंडीशनल लेना है। डन, ओके। अब एक और सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया विच इज सेक्शन 80CCD1B। कौन सा सेक्शन है? 80CCD1B। क्या कहा गया इसमें? इसमें देखो, इस पॉइंट को आप पकड़ेंगे ध्यान से। नहीं तुषार, गवर्नमेंट वाले पे है, गवर्नमेंट वाले पे। ओके, चलिए। तो इस केस को ध्यान से समझिए। क्या कि अगर इस केस में सर मेरा कोई अमाउंट अनयूटिलाइज रह जाता है, अनयूटिलाइज रहने का मतलब, अनयूटिलाइज रहने का मतलब सर मैंने कंट्रीब्यूट किया 40,000, ठीक है, और मेरा 10% ऑफ सैलरी होता है 35,000, तो मुझे कितना डिडक्शन मिलेगा? 35,000 का। बोलिए हाँ या ना? राइट। अभी बात करेंगे तुषार, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बात करेंगे इसकी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में समझाऊंगा मैं आपको। ओके, चलिए। तो मुझे डिडक्शन कितनी मिलेगी? मैंने कंट्रीब्यूशन किया सर 40,000 का, मैं 10% ऑफ सैलरी है मेरा 35,000, मुझे डिडक्शन कितनी मिलेगी? 35,000, राइट। ये जो 5,000 रुपए अनयूटिलाइज रह गए, जिसका मुझे डिडक्शन नहीं मिल पाया खुद वाले में से, ठीक है, वो 5,000 रुपए के लिए एक सेक्शन और बनाया गया 80CCD1B। 80CCD1B लिखा है। अब मैंने देखो क्या लिखा है लैंग्वेज, बैलेंस ऑफ 80CCD1, बैलेंस ऑफ 80CCD1 का जो बैलेंस है वो अमाउंट और 50,000 रुपए दोनों में जो भी कम हो, मतलब 50,000 तक की एक्स्ट्रा डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं 80CCD1B के अंदर। क्लियर है ये पॉइंट? इसके लिए अलग से सेक्शन क्यों बनाया गया? ये बाद में बनाया गया। एक्चुअली क्या हुआ कि पहले एक सेक्शन बना दिया, गवर्नमेंट क्या करती रहती है कि पहले एक सेक्शन बनाया, पहले ये बनाया, फिर ये बनाया, तो हर साल बजट में कुछ तो उम्मीद रहती है ना इंसान की कि मुझे कुछ मिलेगा, मुझे कुछ मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने अगले साल देखा, सर एग्जांपल के लिए 15,000, जो 5,000, 15 नहीं बाकी है, 5,000 ही तो बाकी है। 5,000 जो यहाँ पे बाकी है, आप लिखोगे 5,000 और 50,000 विच एवर इज लेस, तो 5,000 रुपए जो आपको यहाँ नहीं अलाउ हुए थे वो यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि पहले गवर्नमेंट ने ये सेक्शन बनाया, समझ गए। इस बजट में आप उम्मीद कर रहे थे कि गवर्नमेंट आपके लिए कुछ और करेगी, कुछ और करेगी, कुछ और करेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए कि हमारा पैसा भी कम लगे, हमारा फंड भी कम यूटिलाइज हो, हमें टैक्स का लॉस भी कम हो और पब्लिक भी खुश हो जाए। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, यहाँ का जो अनयूटिलाइज अमाउंट है उसके लिए हम आपको एक्स्ट्रा छूट दे रहे हैं। अब हो हल्ला कैसे करेंगे कि हमने 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा छूट दे दी, 50,000 की एक्स्ट्रा छूट दे दी, पर ये नहीं बताएंगे कि वो छूट सिर्फ उन्हीं को है जिनका अमाउंट यहाँ पे अनयूटिलाइज, समझिए, इसलिए अलग से सेक्शन बनाया। अगर यहाँ पे कुछ चेंज कर देते, सपोज यहाँ पे 10% की जगह 20% कर देते, तो वो फायदा सबको देना पड़ता है, जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस होता है, समझ गए। तो इसलिए गवर्नमेंट अलग अलग सेक्शन बनाती है ताकि उनको रेवेन्यू लॉस कम से कम हो और जनता खुश रहे। भाई कई बार अपन सोचते हैं कि बैंक जो भी गवर्नमेंट वगैरह है ये डीए वगैरह क्यों देते हैं, सैलरी क्यों नहीं बढ़ा देते डीए की जगह? होता है ऐसा? फिर डीए वगैरह क्यों पे करते हैं, सैलरी भी तो बढ़ा सकते हैं उसकी जगह। बताइए, पड़ता है क्या फर्क?
अगर जितना डीए देते हैं उतना ही सैलरी में जोड़ दें तो कोई दिक्कत है? सोचा है कभी? बहुत फर्क पड़ता है। यस। क्यों? क्योंकि देखो इंक्रीमेंट होगा फिर वो डीए पे भी इंक्रीमेंट होगा, है ना? फर्क जो सैलरी में इंक्रीमेंट होना वो फिर वो डीए पे भी इंक्रीमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिक। दूसरा, जहां जहां पे कैलकुलेशन के लिए सैलरी काम आती है वहां पे डीए ऑटोमेटिक काम आने लग जाएगा। रिटायरमेंट बेनिफिट ज्यादा देने पड़ेंगे, पेंशन ज्यादा देनी पड़ेगी। अभी तो इन्होंने कई जगह से डीए हटा दिया कि भैया डीए नहीं लेंगे, समझ गए? वो हो गया। दूसरी बात, हर एम्प्लॉय को मिले या ना मिले उसके लिए भी है। सर एटीसीसी के लिए वजह से जो यूटिलाइज हो गया था, एटीसीसीई की वजह से यूटिलाइज हो गया था अमाउंट एटीसीसीडी का। एटीसीसीई कहां से आ गया? सर अपन 80 CCE में पढ़ते हैं कि मैक्सिमम अपन 150 तक ले सकते हैं, तो उसमें जो अनयूटिलाइज अमाउंट है 80 CCD1 का, हम्म। वो भी तो अपन 80 CCD1B में ले सकते हैं ना? नहीं 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 नहीं, रिवर्स नहीं आ सकते आप, सेक्शन में आगे जा रहे हो आप। एटीसीसी डी के बाद सीसीई आएगा तो वो पीछे वालों पे ओवरऑल लिमिट बताएगा। ओके सर। अभी उसकी बात करते हैं, सीसी पे तो आए नहीं अभी, अभी आएंगे तो उसकी भी बात करेंगे। पर वो नहीं है जो आप बोल रहे हैं, वो नहीं हो सकता। ठीक है, आगे आ जाइए सर। एज पर सेक्शन 12A, in case of withdrawal from NPS by an assessee on closure of account और ऑप्टिंग आउट ऑफ द पेंशन स्कीम, आप कहते हैं कि भैया मुझे तो एनपीएस नहीं चलाना, मुझे तो बंद करना है, या मुझे तो इसको अब क्लोज करा के पैसे लेने हैं, तो इन दैट केस क्या होगा? 60% ऑफ टोटल अमाउंट पेबल टू हिम एट द टाइम ऑफ क्लोजर, ठीक है, और ऑप्टिंग आउट शैल बी एग्जेम्प्ट। समझ गए? आप कहते हैं कि भैया एनपीएस चल रहा है मेरा काफी साल से, अब मुझे तो पैसा दे दो, तो 60% आपका क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और 40% क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कब की बात है? जब आप क्लोज करवा रहे हैं या आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं, ठीक है, या मतलब क्लोज हो रहा है या आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं, उस टाइम पे ये एग्जम्पशन आपको दी गई है। आगे आ जाइए। अब 12A पहले था, फिर दूसरा सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया 12B, 10-12B। ठीक है, क्या लिखा है? पार्शियल विड्रॉल अप टू। अब आप पार्शियल विड्रॉल करते हैं, आप कहते हैं बंद नहीं करवाना, कुछ पैसे की जरूरत है, कुछ पैसा दे दो हमें, तो अप टू 25% ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉय। आपने जितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है उसमें से 25% तक अगर आप विड्रॉल करते हैं तो वो आपके लिए एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट क्लोज करके या कंप्लीट बंद ऑप्ट आउट करके आप अगर पैसा निकाल रहे हैं तो 60% टैक्स फ्री, 40% टैक्सेबल, और पार्शियल विड्रॉल कर रहे हैं तो आपके कंट्रीब्यूशन का 25% तक आप विड्रॉल कर सकते हैं, वो एग्जाम रहेगा। क्लियर है यहां तक? ओके, अब आइए सर एटीसीसीई क्या कहता है। ये एटीसीसीई क्या कहता है? ये कहता है भैया एटीसी, ध्यान से सुनना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छुपा हुआ है। एटीसी, एटी ट्रिपल सी, नहीं 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 तुषार, अप टू 25% ही एग्जम्प्ट है। वो चाहे आप एक बार में निकालो, 2 बार में, उतना ही टोटल एग्रीगेट। ऐसा थोड़ी है कि आप बार बार करके 100% निकालोगे। ठीक है, हाँ जी, एटीसी, ट्रिपल सी और सीसीडी1। सीसीडी1 कौन सा है? एम्प्लॉय वाला। तो 80C मिला के, ट्रिपल सी मिला के और डबल सी डी मिला के 1, ये 1.5 लाख से ऊपर नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें एक तो नहीं आया 80CCD2 नहीं आया, राइट? 80CCD2 नहीं आया, और साथ ही साथ 80CCD1 भी नहीं आया। ठीक है, ये 1.5 लाख की लिमिट में नहीं है, ये 1.5 लाख की लिमिट से परे है। ओके, आई बात समझ में? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, छोटा सा। मान लीजिए एटीसी, ये मेरा एटीसी है ना, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 60,000 रुपए के लिए मैं एलिजिबल हूँ, राइट? ओके, 80 ट्रिपल सी में सर मैं 30,000 रुपए के लिए एलिजिबल हूँ। ओके,
तो ये 60,000, ये 30,000, राइट। 80CCD1 में मैं 35,000 रुपए के लिए एलिजिबल, ये सेम ही एग्जांपल ले लिया हमने, ठीक है। 40,000 और 35,000, विच एवर इज लेस 35,000। और यहाँ पे भी एम्प्लॉयर वाले में भी 40,000 और 35,000, विच एवर इज लेस 35,000। ओके, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। यस, 60,000 यहाँ एलिजिबल हूँ, 30,000 यहाँ एलिजिबल हूँ, 35,000 यहाँ एलिजिबल हूँ और 35,000 यहाँ एलिजिबल हूँ। और क्योंकि यहाँ पे 35 मिला है इसलिए 5,000 रुपए मैं यहाँ पे भी एलिजिबल हूँ, राइट। क्लियर है ये? अब इसकी लिमिट चेक करते हैं। सर 80C में कितना? 60,000। 80CCC में कितना? 30,000। 80CCD1 में कितना? 35,000। बोलो हाँ या ना? आ गई सारी लिमिट? 3 ही सेक्शन थे लिमिट में, तो टोटल कर दो लिमिट का, कितना होता है? 30, 60, 65, 125। क्या मुझे ये 125 की एग्जम्पशन लेने में कोई रोक सकता है? डिडक्शन लेने के लिए कोई रोक सकता है? क्या ये 125 की डिडक्शन लेने में कोई दिक्कत, परेशानी? नहीं सर। इसके अलावा मुझे और क्या मिलेगा वो भी देखो। इसके अलावा क्या मिलेगा? इसके अलावा मुझे 80CCD2 में 35,000 मिल रहे थे, मिल जाएंगे? यस। इसके अलावा 80CCD1B में मुझे 5,000 मिल रहे थे, वो भी मिल जाएंगे? यस। बोलिए, आगे बात समझ में? तो टोटल मैं इतनी रिडक्शन क्लेम कर सकता हूं। ओके, अब किसी के मन में कोई सवाल आ रहा हो कि अमाउंट चेंज करें तो बोल दो, अमाउंट चेंज कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 अमाउंट है। वहां पे किसी को कुछ पूछना हो चेंज करके तो बोलो। सर तो 1.5 के ऊपर चले गए ना इसमें? हाँ चला गया जो 1.5। नीचे आप एक बार करना सर, जो एग्जांपल दी थी आपने, 125 और 35 और 5। अच्छा वो एडिशनल है, ठीक है सर। हाँ जी, और कोई सवाल है किसी का? सर ये पार्शियल विड्रॉल वाला जो पॉइंट था, इसमें आपने यही बताया ना कि अगर 25% एक बार एग्जाम हो जाता है तो बाद में कभी भी वो निकालो, बाकी का बचा हुआ पैसा एग्जाम नहीं होगा। वो तो एडिशन अगर उसका हो गया उस दिन तक तो एडिशन हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो उसका कंट्रीब्यूशन और हो गया तो हो जाएगा ना, जितना सर उसने थोड़ा कंट्रीब्यूट सा किया। सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो ना ये वाला पॉइंट, पार्शियल विड्रॉल वाला, कोई एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर दो। भाई आपने पैसा लगाया एनपीएस में, है ना, आपके बॉस ने भी पैसा लगाया, आपका पैसा कितना है उसमें? मान लो आज की डेट में 1,00,000 रुपए, तो आप 25,000 रुपए तक की डिडक्शन ले सकते हैं। 25,000 रुपए आप निकालेंगे तो टैक्स फ्री है। बस सिंपल सा है। तो सर हेलो। हाँ बोलो बोलो। सर यहाँ पे लाइन लिखी है, एडिशनल डिडक्शन इज अलाउड अप टू 50,000 अंडर सेक्शन 80CCD1B। तो उसमें लिखा था 50,000 तक, तो ये 35 और 5 इन दोनों को मिला के ये 50 के ऊपर नहीं जा सकते ना सर? अरे नहीं, कहाँ तुम बीच में कहाँ चले जाते हो यार? 80CCD1B लिखा, वो कहाँ जाएगा? 80CCD1B किस चीज का है? सर वो 50,000 वाला जो एडिशनल डिडक्शन मिलता है। 15। 50 हाँ 50, और यहाँ पे 50 वाले उस सेक्शन का कितना अमाउंट है? 5,000 लिया आपने। 5,000 पे लिमिट लगेगी ना, 35 पे क्यों लगा रहे हो उसकी लिमिट को? ठीक है सर। हाँ जी, और बोलिए।
कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। सर ये Okay. पीडीएफ भेज दो सर। हाँ, पीडीएफ भेज देंगे। सर वो बीओपी के क्वेश्चन से मैं लास्ट कर क्या बोल रहे हो?